हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की टू जेड में। आज का जो वीडियो है ये नदियों का महत्व बन रहा है और ये क्लास 9 के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा आप जो भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, बिहार पुलिस दरोगा या कोई भी चीज़ का, तो उसमें भी ये सबसे क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी 9 क्लास का स्टूडेंट है वो पेन कॉपी निकाल के जिनके पास नहीं लिखा हुआ लिख लीजिएगा। और एक बात ध्यान क्या रखना है कि इसमें एक दो जगह स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो उस वहाँ पे बोलेंगे ठीक करने के लिए, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। नदियों का महत्व, देखिए नदियों का तो बहुत ही महत्व है। अगर नदियाँ नहीं होगी तो हमारा जीवन स्तर ही प्रभावित हो जाता है। तो उसमें से पहला पॉइंट अगर आपको लिखना है कि नदियों का महत्व है, तो लिखेंगे कि प्राचीन मानव मतलब पहले के समय के जो मनुष्य थे और मनुष्य का जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों के आसपास ही हुआ था। रीज़न ये था कि नदी के आसपास नहीं रहते तो पहले तो ना तो बिजली थी, ना तो मोटर था, ना कुछ साधन था, तो लोग जीवन यापन के लिए पानी कहाँ से लाते। तो इसीलिए पहले के लोग नदियों के आसपास ही बसते थे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि वर्तमान में भी बड़े बड़े नगर, आज के समय में भी जितना भी बड़ा बड़ा नगर है, शहर है, महानगर है, ये सब का विकास किसी न किसी नदी किनारे हो। जैसे कि अपना बिहार में ही देखेंगे तो पटना भी देखिएगा तो गंगा नदी किनारे। दिल्ली यमुना नदी किनारे। आज भले यमुना नदी में पानी कम हो गया। और ऐसे जो भी बड़े शहर महानगर आप देखते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, सब आपको बड़े बड़े महानगर जितने भी शहर हैं नदी के आसपास में ही डेवलप हुए हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे विश्व के आज बहुत बड़े भाग में आज भी पीने के लिए तथा घरेलू उपयोग के लिए नदियों द्वारा प्राप्त जल का उपयोग किया जाता है। जैसे कहने का मतलब आज भी बहुत सारा शहर में ज़मीन के नीचे पानी सूख गया, जैसे में बेंगलोर, तमिलनाडु, तो वहाँ पर पानी का काफ़ी दिक्कत है। तो घर का उपयोग के लिए हो, पीने के लिए हो, ये नदी का पानी ही और इम्पॉर्टेंट होता है आपका घरेलू उपयोग के लिए। उसके बाद चौथा पॉइंट में आएंगे तो नदियों में मछली पालन से खाद्य पदार्थ के रूप में मछली भी प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग का तो बिजनेस है कि वो मछली पालन करेंगे, बेचेंगे, उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट है नदी पर बड़े बड़े बांध बनाकर उनसे बिजली भी प्राप्त की जाती है। और बड़ा बड़ा बांध बना देंगे तो बिजली, आपको पता है कि बिजली उत्पादन के लिए बांध बना करके पानी से बिजली बनाया जाता है। कोयला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट है नदियों से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। आज के टाइम में देखिएगा, कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं घूमने उमने के लिए तो नदी में बोटिंग का बड़ा सुंदर नज़ारा रहता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और उससे भी पर्यटक को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। उससे कुछ बेनिफिट भी आ रहा है, कुछ पैसे भी आ रहे हैं, बहुत लोग को रोजगार भी मिल जा रहा है। सातवां पॉइंट में आएंगे तो लिखेंगे कि मैदानी भागों में बाढ़ के साथ नदियों अपने साथ नई मिट्टी भी लाती है। जैसे कि जब भी कभी भी बरसात का दिन में नदी में बहुत बाढ़ आता है, बहुत पानी आती है, तो पानी के साथ साथ में उसमें बहुत सारा गाद मट्टी भी आती है और वो सब खेतों में भर जाती है, बालू के रूप में, मिट्टी के रूप में, जो खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। और उसमें जब खेती करेंगे ना, नया मिट्टी जब आएगा बाढ़ के बाद में, तो उसमें काफ़ी फसल अच्छा होता है। बहुत सारे लोग तो देखिए कि जिनका खेत गहरा रहता है उसमें मिट्टी पूरा भर जाता है और मिट्टी को बेचते, खेती नहीं करते। वो हर बार मिट्टी भर जाता है बारिश के दिन में और वो मिट्टी को बेच के पैसा कमा लेते, खेती भी नहीं करना पड़ता। अब बहुत सारे लोग उस भी मिट्टी में अगर खेती करते हैं तो काफ़ी उपजाऊ होता है वो मिट्टी। आठवां पॉइंट, नदियों द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई हेतु अनेक नहरों का विकास किया जा रहा है। मतलब नदी के द्वारा बहुत सारे नहर, हम जहाँ पे मेरा स्कूल है सिकटियाई में, वहाँ भी एक छोटा सा देखते हैं कि नहर है, तो उस नहर से बहुत सारे खेत में पानी जाती है, जिससे धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। और नदी द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई हेतु अनेक नहर का भी विकास हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे नहर बन गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8वां पॉइंट। उसके बाद हमारा एक नोट में लिख सकते हैं कि गांधी सेतु पटना में गंगा नदी पर जो है 7 किलोमीटर 1984 बना था। और आज पूरा इंडिया का सबसे बड़ा जो पुल है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया इसको बोलते हैं, ये भारत का सबसे लंबा पुल बन चुका है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसको नोट करके लिख लीजिए। पूछेगा कितना लंबा है, तो 9 पॉइंट मतलब 9.25 किलोमीटर का है, पर 9.5 लिखा हुआ, 9.5 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर, लोहित नहीं लिखेंगे, लोहित नदी पर है। ये लोहित नहीं तय कर लीजिएगा, लोहित नदी के पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था नदियों के महत्व के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ हिमालय के नदी के बारे में देख लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि हिमालय की नदियाँ, ये नदियाँ अस्थाई होती है जिनमें सालों भर पानी होती है। देखिए हिमालय की नदियाँ अस्थाई होने के रीज़न सबसे बड़ा बात है कि वो बर्फ़ है
और जहाँ भी बर्फ़ रहेगा तो गर्मी तो हमेशा भारत में आजकल देखते हैं 10 महीना ज़्यादा गर्मी ही रहता है, हमेशा तो गर्मी लगता है, ठंडा के दिन तो 2 ही 2.5 महीने के लिए आता है। तो गर्मी से क्या होता है कि बर्फ़ पिघलता है, अब बर्फ़ हमेशा पिघलते रहेगा तो पानी कभी ख़त्म होगी नहीं, तो नदी तो अस्थायी होगी। तो जो भी नदी हिमालय से निकलेगी वो अस्थायी नदी ही होगी। जैसे अब हिमालय से निकलने वाली नदी हम सिद्धू हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब जैसी नदियाँ भारत की प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमालय से ही निकलती है। ये नदियाँ हिमालय से समुद्र तक यात्रा करने के दौरान ऊपरी भाग से अपर्दन करती है और निचले भागों में निक्षेपण करके गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। देखिए ये जो भी नदी आप देख रहे हैं हिमालय से निकलती है, हिमालय बहुत ऊंचा है, आपको पता है पूरा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एवरेस्ट चोटी भी हिमालय का ही है। तो ऊपर से निकलती है क्या होता है, काफ़ी स्पीड में बाढ़ नीचे आती होगी और बीच में जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी इनको रास्ते मिलते होंगे, सिल्ट वगैरह, सबको तोड़ते उड़ते आती होगी और वो नीचे आकर के क्या करती है कि उस सबको अपर्दन करते आती है और नीचे आकर के निक्षेपण एकदम प्लेन कर देती है और एक झील का निर्माण करती है, गोखुर झील का। और उसके बाद वही सब गाद आगे चलते, सिल्ट आगे जमा होते होते एक जगह आकर के हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह पे डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके करती है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद हिमालय का नदियाँ हो गया, उसके बाद झील के बारे में थोड़ा जान लें, झीलों का प्रकार। तो देखिए झीलों का अनेक प्रकार, उसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको आप खाली लिख करके एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। झीलों के प्रकार में एक है घासान घाटी झील। इस प्रकार का झील घासान घाटी में जल के जमा हो जाने से बनता है, जैसे अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील और न्यासा झील इत्यादि। ये सब घासान घाटी के प्रकार है। दूसरा गोखुर झील। गोखुर झील में नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब अवसाद मतलब वही निक्षेप जो तोड़ के लाती है ऊपर से, तब उसके निक्षेपण से मार्ग में विसर्जन पैदा होने लगता है और वो जमा हो जाने के कारण क्या होता है, मार्ग थोड़ा बदल जाता है और अंत में विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है। और जो मुख्य धारा होता है उससे जो बचा हुआ भाग कट के अलग हो जाती है, जिससे हम गोखुर झील कहते हैं, जिससे बेगूसराय का कांबर झील। देखिए बेगूसराय में कांबर झील भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो कभी भी बिहार का एग्जाम में पूछे कांवर झील कहाँ है तो बेगूसराय में। बेतिया का सरैया मान झील, इसका आकार गाय के खुर के जैसे। देखिए गोखुर उसका नाम रखा ना, गो मने होता है गाय और खुर मने उसका पैर वाला होता है, तो ये जो आकार है गाय का पैर के जैसा आकार है, झील को गोखुर झील बोलते हैं। तीसरा पॉइंट में है क्रेटर झील। क्रेटर झील जब ज्वालामुखी के क्रेटर के राख और लावा का आना बंद हो जाता है, तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा हो जाने से क्रेटर जल का निर्माण होता है। तो इसको आप रोक करके लिख लीजिए। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखवा रहे हैं। अच्छा, इसके में बाकी था थोड़ा क्रेटर में, जैसे बोल्विया क्रेटर झील का देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे बोल्विया का टिकरिका झील और महाराष्ट्र का लोनार झील, ये सब क्रेटर झील का उदाहरण है। अब आते हैं लैगून झील पे। लैगून झील स्पिट तथा रोधिका द्वारा समुद्र तटीय प्रदेश में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर ली जाती है, तब ऐसे झील लैगून झील कहलाता है। देखिए लैगून झील एक तरह से बोल सकते हैं एकदम नमकीन वाला होता है झील। तो ये झील कैसे होगा, तो स्पिट तथा रोधिका द्वारा समुद्र तटीय प्रदेश में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिया जाता है, समुद्र का ही जल है तो समुद्र का जल तो खारा रहता ही है और उसको अलग कर लिया जाता है, तब ऐसे लैगून झील का निर्माण होता है, कहलाता है। जैसे उड़ीसा में एक है चिल्का झील, ये पूरा इंडिया का सबसे खारे पानी का झील है, तो चिल्का झील। और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। पांचवा में है अवरोधक झील। अवरोधक का मतलब ये होता है रुकावट। अब ये कैसा झील है जो रुकावट होगा, तो कभी कभी प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर प्रवाह को रोक देते हैं। जिससे मतलब क्या होता है ना कि पर्वत क्षेत्र में कभी कभी पहाड़ टूट जाता है, टूट जाने के बड़ा बड़ा पत्थर आकर के रोक देता है और जहाँ पर गिर जाता है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, और जब पानी वहाँ पर भर जाएगा गड्ढा में तो अवरोधक झील बन जाता है। क्या होता है कि पानी वहाँ पर गड्ढा में तो भर गया, बाकी जो बच्चे को बाहर चले जाएगा, लेकिन वो पानी जो जमा हो गया और बाद में फिर जो पानी कम हो जाता है तो वो पानी गड्ढा में जो जमा हो गया वो एक तरह का झील का निर्माण ले लेता है और अवरोधक झील हो गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंद्रताल झील, ये भी अवरोधक झील का उदाहरण है। और उत्तराखंड में एक है गोहाना झील, ये भी अवरोधक झील का उदाहरण है।
तो ये हो गया 5 पॉइंट आपको झील में लिखा दिए। छठा में है हिमानी झील। अब हिमानी झील के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिमानी हो गया हिम, बर्फ़ वाला, तो हिमालय के पास ही निकलेगा। तो हिमानी झील हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों पर जमे हिमानी के पिघलने से बने झील है, हिमानी झील कहलाते हैं। जैसे उत्तराखंड में स्थित नैनीताल, भीमताल, सातताल, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील इत्यादि। इसको आप पेन से अच्छा से नोट कर लीजिए कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मोड़ा बोलने में इधर उधर हो भी जाए तो आप देख के कम से कम ठीक से लिख लीजिए। 7वां पॉइंट है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। अब देखिए भूगर्भीय क्या होता है, तो भूगर्भीय मतलब भू मतलब जमीन और उसके नीचे। तो भूगर्भीय प्लेटों से खिसकने से, मतलब कभी कभी होता है कि ज़मीन खिसक जाता है और गड्ढा हो जाता है, तो गड्ढा में जल भर जाने से ऐसे झील का निर्माण होता है। जैसे कश्मीर में जो बुल्लर झील है, वैसे ही ज़मीन खिसक जाने के कारण वो गड्ढा हुआ और वहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ, बुल्लर झील। और इंडिया का सबसे मीठा पानी का झील भी बुल्लर झील है, तो इसको नोट करके रखिए। और डल झील और राजस्थान का सांबर झील, खारा पानी का झील है सांबर झील राजस्थान का। तो 7 पॉइंट हम झील में लिखवा दिए। अब हम थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बहुत महत्व है। अगर नदी नहीं होगा तो हमारा जीवन अपन तो प्रभावित होगा ही, प्लस एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग को बेनिफिट है। नदियों से काफ़ी पैसा संपत्ति का बचत है, सरकार को इससे काफ़ी रेवेन्यू जाता भी होगा। जैसे देखिए जितने भी गांव हैं जहाँ पे पानी का दिक्कत है, नहर से खेती कर रहे हैं, तो उस खेती को करने के लिए वो पानी कहीं से दूसरे जगह से लेते हैं, तो उतना पानी ज़मीन में कहाँ से आता, प्लस उनके लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता। तो वहाँ से हमारा अर्थव्यवस्था भी विकास करेगा कि वो पैसा बचेगा तो हम उसको दूसरी जगह उपयोग करेंगे। बहुत सारे जगह पे इससे सरकार को अच्छा खासा पैसा देश के लिए बचता होगा। जैसे देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व इसलिए है क्योंकि वर्तमान में भी बड़े बड़े नगरों का विकास किसी न किसी नदियों का आसपास ही हुआ। देखिए हम पहले ही बताएं कि चाहे पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जितना भी बड़ा बड़ा नगर है, महानगर आपको दिख रहा है, वो नदी किनारे बसता है। उससे बहुत सारा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको कोई भी कंपनी या कोई भी बड़े चीज़ को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी अब कहाँ से इतना सारा लाएंगे। तो ये पानी से तो बहुत सारा काम होता है, बिजली का उत्पादन होता है, मछली पालन होता है, घरेलू उपयोग के लिए होता है, पीने के लिए होता है, जितना सारा ज़रूरत है वो बहुत सारा चीज़ तो नदी से उपयोग होता है। आजकल हम लोग बहुत सारा हवाई जहाज़ बना लिए, लेकिन जब हवाई जहाज़ वगैरह नहीं था तो हम एक देश से दूसरे देश नदियों के द्वारा ही जाते थे। तो नदी के आसपास शहर बसने से उसका काफ़ी डेवलप होता था। दूसरा पॉइंट है विश्व के बहुत बड़े भाग में आज भी पीने के लिए तथा घरेलू उपयोग के लिए नदियों द्वारा प्राप्त जल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आज भी देखिए जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, बहुत सारा जगह में ज़मीन के नीचे पानी सूख गया। अब तो हर घर को पीने के लिए पानी, घर का उपयोग के लिए पानी चाहिए, कैसे आएगा? सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है। हर घर को कितने व्यक्ति रहते हैं उसके हिसाब से पर लीटर के हिसाब से सबको पानी मिलता है, और वो नदी नहीं रहने के कारण कितना दिक्कत होता है। तो नदी के रहने से काफ़ी फ़ायदा है, आर्थिक स्थिति भी सबका ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर उसमें बिजली भी प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल बिजली उत्पादन करने के लिए नदियों में बांध बना करके किया जाता है। आपको धनबाद में देखेंगे तो मैथन डैम है, वहाँ भी बिजली का उत्पादन होता है। चौथा पॉइंट में देखेंगे नदियों से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए बढ़ावा का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो ब और ढ वाला लावा लिख लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, जो लिखे हैं वो भी अपना देख लीजिएगा कि बढ़ावा का स्पेलिंग गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो नदियों से पर्यटक उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। सुंदर बहुत नज़ारा होता है, उसमें बोटिंग वोटिंग करते हैं, वहाँ का नेचर भी देखने में अच्छा लगता है। मतलब घूमने के साथ साथ मतलब पर्यटकों लोग का एक आकर्षण का केंद्र होता है, और इससे भी सरकार को रेवेन्यू आते हैं। यहाँ पर उसके लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, मतलब हम लोग को घूमने के लिए, और वो पैसा जमा होता होगा जिसको मेंटेन करने में, और प्लस उससे कुछ सरकार को भी फायदा होता होगा। पांचवा पॉइंट है मैदानी भागों में बाढ़ के साथ साथ नदियाँ नई मिट्टी भी लाती है जो खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, जब भी मैदान में बाढ़ आती है कोई भी जगह पे खेत उत में, तो उसमें मिट्टी जमा हो जाती है, और उस मिट्टी में अगर आप खेती करेंगे तो काफ़ी उपजाऊ होगा। उपजाऊ का स्पेलिंग भी देखिए गलत लिखा हुआ है, काफ़ी तो काफ़ी होना चाहिए, खाफी लिख दिए हैं। तो खाफी को आप काफ़ी कर लीजिएगा, और उपजाऊ को भी आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी में लिखी होंगी तो गलत हो गया होगा, तो लिखवाए हम ही हैं, लेकिन लिखिए हैं जो थोड़ा मिस्टेक कर लिए हैं। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप खाफी नहीं, वहाँ काफ़ी कर लीजिएगा, काफ़ी, और उपजाऊ को भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ये 2 जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। तो ये 5 पॉइंट हो गया, और ये 2 लास्ट पॉइंट, उसके बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। छठा पॉइंट है नदियों के द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई हेतु अनेक नहरों का विकास किया गया। देखिए नदी में पानी कितना भी ज़्यादा हो जाएगा तो मान लेते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग नहर बना देंगे, और अलग अलग नहर बना देंगे
तो पानी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, और जिस जगह पे पानी का दिक्कत है नहर से उधर पानी भेज देंगे तो उधर का भी खेती हो जाएगा। तो नदी के द्वारा से प्राप्त सिंचाई है तो अनेक नहर का विकास करेंगे तो अनेक जगह पे खेती अच्छा होगा, तो उससे भी हमारे देश का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा। तो नदी का महत्व तो है ही आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का कि पहले के समय में प्राचीन काल सड़क एवं वायु मार्ग के अभाव में नदियों परिवहन का सबसे अच्छा साधन था। बिल्कुल हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम लोग हवाई जहाज ये सब नहीं बनाए थे तो उस समय भी समुद्र हम लोग का इधर पृथ्वी पे 3 हिस्सा पानी था ही, तो हम लोग को एक देश से दूसरे देश जाना, एक सामान दूसरे जगह पे भेजना, बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजना ये पॉसिबल नहीं था दूसरा देश ले आना। तो नदी के रास्ते से ही हम लोग एक देश से दूसरे देश सामान को भेजते थे और इससे भी सरकार को काफ़ी बेनिफिट होता था। तो एक तरह से कह सकते हैं जो 7 पॉइंट लिखा है नदियों का महत्व में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को रोक करके ध्यान से लिख लीजिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम आप लोग को 23 तारीख से फाइनल एग्जाम मंथली एग्जाम होगा उसमें सारा इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे और नोटिफिकेशन तो आपके पास तभी पहुंचेगा जब चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखेंगे। तो वो कर लीजिए। धन्यवाद।